नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से 2022 के बोर्ड एग्जाम के पेपर का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारे पास है HCF 91 और 21। HCF 91 21 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 91 का अभाज्य गुणनखंड लेना है। 91 के अभाज्य गुणनखंड लिया तो क्या हुआ, 7 का दिया सबसे पहले, तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 त्रे 21, फिर 13 का दिया, 13 एकम 13। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 बराबर 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। इसी प्रकार अब 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, देखिए 3 कितने बार है, एक बार है, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब हमें HCF 91 21 निकालना है। तो दोनों में देखिए संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ कौन है, 7 है, उसकी सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है, यानी 7 की घात 1 यानी 7। तो यहां पर आंसर आ जाएगा HCF 7 है। तो यहां पर देखिए दोनों में HCF यहां पर कितना है, 7 है। 91 और 21 का HCF यहां पर 7 है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। समीकरण निकाय दिया है x धन 2y धन 5 बराबर 0 और ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। इन दोनों का हल क्या होगा, देखिए ये जो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं a1 बटे a2। a1 बटे a2 कितना है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ कितना है, ऋण 3 है, तो 1 बटे ऋण 3, या इसे हम लिख सकते हैं ऋण 1 बटे 3। फिर b1 बटे b2 ले लिया। b1 बटे b2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 बटे ऋण 6, 2 बटे ऋण 6, या इसे हम काटेंगे तो ऋण 1 बटे 3। फिर c1 बटे c2 क्या हो गया, देखिए c1 बटे c2 यहाँ कितना है, 5 बटे 1, 5 बटे 1। तो हमें क्या पता चला कि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा। हमें पता है शून्यकों का योग होता है ऋण b बटे a। शून्यकों का योग होता है ऋण b बटे a, शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a। यहां आ जाएगा ऋण b बटे a। अगला है द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, कौन सा है, देखिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है कि विविक्त कर का मान होगा। विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर होता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। यहां पर देखिए b कौन है, ऋण 4 है, उसका क्या हो जाएगा वर्ग ऋण 4। a की वैल्यू कितनी है, x वर्ग का गुणांक होता है a, तो यहां पर हो जाएगा 1, और c की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण 4 चौके 16। तो विविक्त कर का मान आ गया 0। तो विविक्त कर कितना है, 0 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 5वें नंबर में वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लो इस बिंदु की बात करें तो इस पर केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल 1। तो यहां पर आ जाएगा 1। बिंदु 0,5 और ऋण 5 0 के बीच की दूरी, 0,5 और ऋण 5 0 के बीच की दूरी क्या है, हमें पता है कि मान लो PQ बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा, 0,5 है, दूसरा है ऋण 5 0 x2। अब यहाँ पर देखिए x2 कितना है, ऋण 5 है, ऋण 5 ऋण x1 कितना है 0 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 0, फिर ऋण 5 है y1 और पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ऋण 5 का वर्ग और ये भी हो जाएगा ऋण 5 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, दोनों के जब वर्ग करेंगे तो यहाँ भी 25 आ जाएगा, यहाँ भी 25 आ जाएगा। तो क्या होगा, अंडर रूट 20 और 50 हो गया, 25 25 मिलकर 50 हो गए। 50 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2
फिर 5 और फिर 5, यानी 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 गुणा 5 में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 5, तो 5 करनी 2, ये हो जाएगा आंसर। 5√2 ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें देखिए क्या दिया हुआ है, HCF AB गुणा LCM AB। ए और बी दो संख्याएं हैं, उनका HCF और LCM दोनों का गुणनफल क्या होता है? ए गुणा बी के बराबर होता है। तो दोनों का गुणा कितना हो गया? ए गुणा बी के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए समीकरण x धन y बराबर 8 है। यदि इसमें हम x बराबर 3 रख दें, यहां पर x के स्थान पर क्या रख दें? 3 रख दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8 में से 3 घट जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे 5। ठीक, अब तीसरा देखिए, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खालिस्तान बहुपद कहलाता है। 3 घात है तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चौथा देखिए, यदि प्रथम पद a एवं सार्वांतर d हो तो nवा पद क्या होता है? nवा पद होता है a धन n-1d। nवा पद क्या होता है? a धन n-1d। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। छठवा है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह खालिस्तान कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? वह छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त को, ये देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा कहते हैं। सातवां देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई r वर्ग वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई r वर्ग वर्ग इकाई। तीसरा प्रश्न लेते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। सेक्शन ए को तो हमें जैसे का वैसा लिखना है, सेक्शन बी में हमें सही उत्तर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा का पूरक क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को उसके सामने लिख देंगे। फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम कौन है? 1/सेक थीटा। सेक थीटा है ना कॉस थीटा का व्युत्क्रम, तो उसे हम लिख देंगे 1/सेक थीटा। साइन 0, साइन 0 क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसे मिला देंगे 0 से। जबकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसे मिला देंगे 1 से। फिर √1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है सेक थीटा, तो इसे मिला देंगे सेक थीटा से। √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन थीटा, तो इसे मिला देंगे हम साइन थीटा से। देखिए बच्चों कैसे होता है, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारी दूसरी सर्वसम्मिका है बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा, इसलिए √1 + tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो जाता है। यहां देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। जब हम कॉस का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? √1 - cos स्क्वायर थीटा, इसलिए √1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई? साइन थीटा। चलिए अब लेते हैं चौथा प्रश्न। प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। यहां देखिए यदि a बराबर BQ तो a एवं b में क्या संबंध है? तो a जो है वो b से पूर्णतः विभाजित है। देखिए a के 2 टुकड़े हैं b और q, तो a जो है वो b से पूर्णतः विभाजित है। यहां देखिए यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a is not equal to 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? हमें पता है a, b, c वास्तविक संख्या है और ये 0 के बराबर ना हो तो द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 इस रूप का होता है द्विघात समीकरण। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। समकोण त्रिभुज प्रमेय कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
यहां पर चौथा नंबर देखिए, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी होती है √x² प्लस y²। ये होती है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग, है ना। सर्वाधिक बारंबारता है जिस वर्ग की वो कहलाएगा बहुलक वर्ग, और सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुलक। ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। पीई धन पीई नहीं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। दोनों का योग होता है 1। अब नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखना है। x × x - 1 = 0 में x के मान 0 और 1 है। देखिए x बराबर एक बार 0 रख देंगे, एक बार x ऋण 1 बराबर 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा देखिए, समांतर श्रेणी हमारे पास दी गई है 10 7 4 डैश का 10वां पद ऋण 17 है क्या? बिल्कुल है, यह सत्य है। करके देखते हैं। हमारे पास एक एपी दी गई है, एपी में हमें 10 7 4 डैश दिया हुआ है। इसका 10वां पद यानी a10 = a + 9d। तो ये हम कर देंगे। a का मान कितना है? 10 है, धन 9 इंटू डी का मान कितना है? 7 में से 10 जाएगा तो ऋण 3 है। तो ये हो जाएगा 10 9 तिया ऋण 27, 27 में से 10 गया ऋण 17। यहाँ पर कितना आया 10वां पद? ऋण 17, बिल्कुल सत्य है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। मान लो हमने 2 समरूप त्रिभुज लिए तो जरूरी है कि उनका क्षेत्रफल सदैव बराबर हो? नहीं, यह हो जाएगा असत्य। आगे लेते हैं, शंकु का आयतन का नहीं है तो बेलन का आयतन है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। तो यह कथन भी हो गया असत्य। आगे देखिए, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 4/3 πr³ होगा। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr³। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³, जहां r गोले की त्रिज्या है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य, दोनों तरफ बैलेंस बराबर होना चाहिए। एक बहुलक हो गया और 2 माध्य मिलकर 3 हो गए, तो 3 माध्यिका के बराबर हो गए। बिल्कुल यह सत्य है। यहां लिख देंगे सत्य, असत्य। चलिए अगला लेते हैं। आगे हमारे पास 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न जो है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक ये कोर्स से हट गया है। अथवा लेते हैं, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हल हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा? 6 बराबर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 72 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 2 कितने बार आया? 3 बार आया, और 3 कितने बार आया? 2 बार आया। अब तीसरी संख्या है 120। 120 के अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। 2 छिंग 12, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 पंद्रम 30, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने बार आया? 3 बार आया। 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी बड़ी घातें हमको लेना है, तब हमें एलसीएम प्राप्त होगा। एलसीएम 6, 72, 120 कितना हो जाएगा? 6, 72, 120 एलसीएम हो जाएगा। सबसे पहले हमें 2 की घात देखना है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 की घात 3 आ जाएगी। फिर 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 की घात 2 आ जाएगी। बड़ी बड़ी घातें ले रहा है। 5 की यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, मतलब दोनों जगह 0 है। यहाँ 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 लिख देंगे। 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 यानी 9, और ये हो गया 5, 5 9 45, 45 अट्ठे 360। तो ये आ जाएगा आंसर 360। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दिया हुआ है
द्विघात बहुपद 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनके शून्य ज्ञात करना है। तो हल में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है द्विघात बहुपद, दिया है द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद, 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x। व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x, ये पहले आ जाएगा -3। अब 6 3 18। मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका अंतर क्या हो, 7 हो और जिनका गुणा 18 हो। तो देखिए 6x वर्ग ऋण 7 की जगह को खाली किया, x ऋण 3 और ये 3 के सामने का चिन्ह यहां लगा दिया। तो 9 दूनी 18, तो क्या बन जाएगा 6x वर्ग, ऋण अंदर जाएगा ऋण 9x, फिर ऋण अंदर जाएगा धन 2x ऋण 3। तो ये हो जाएगा दोनों में से 3x हो जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा x ऋण 3। ठीक है, 3x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x ऋण 3। फिर यहां पर देखिए 2x ऋण 3, 3 दूनी 6 है ना, 2x ऋण 3। फिर धन 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x ऋण 3। अब दोनों में से 2x ऋण 3 2x ऋण 3 कॉमन हो जाएगा। ये देखिए 2x ऋण 3 बाहर हो जाएगा तो अंदर बचेगा 3x धन 1। अब हमें ये दोनों गुणनखंड तो प्राप्त हो गए, तो हमें लेना है जब पहला वाला 2x धन 3 ऋण 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। पहला उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 3/2। तथा जब दूसरे वाले को 0 कर देंगे, 3x धन 1 बराबर 0, 3x बराबर ऋण 1, x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1/3। तो आंसर हो जाएंगे बहुपद के शून्यक, x बराबर 3/2 और ऋण 1/3। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं इसका अथवा में क्या पूछा गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 1 है। तो चलिए ऐसा एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लिख देंगे हल। क्या है, सेवंत का आर है, अथवा है। सेवंत के अथवा का आंसर देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ऋण b/a बराबर 1, उसके बटे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। अब गुणनफल भी कितना है, 1 ही है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, c/a बराबर 1, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1। हमें ये देखना है कि दोनों जगह पर जो a आया है उन दोनों के मान समान है या नहीं। यदि ना होते तो हमें अंश और हर में समान संख्या का गुणा करके दोनों मानों को समान करना होता। तो अभी हमको लिखना पड़ेगा तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर तो 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, ऋण इधर गया तो ऋण 1 और c बराबर हो जाएगा 1। तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर ऋण 1 और c बराबर 1। तो बहुपद क्या होगा, बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या होता है बहुपद, ax वर्ग धन bx धन c। तो a की वैल्यू कितनी है, 1x स्क्वायर, फिर माइनस है, b का मान -1 है तो -1x प्लस c की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये एक बहुपद हमें प्राप्त हो गया। इसे हम व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं। व्यापक रूप में बहुपद क्या हो जाएगा, व्यापक रूप में बहुपद k × x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जहां k एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए यह बहुपद सही होगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न, चलिए 8वां ले लेते हैं। प्रश्न है, एपी दी गई है, उस एपी के प्रथम पद और सार्वांतर लिखना है। बहुत आसान है 8वां। एपी हमें क्या दी गई है, पहले एपी उतार लेते हैं। क्या है एपी, ऋण 5 ऋण 1
3 7 डैश 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 डैश। इसका प्रथम पद और सार्वधातुक लेना है, तो प्रथम पद a बराबर, देखो पहला पद कितना है, ऋण 5, इसमें तो कोई बात ही नहीं परेशानी वाली, सबसे पहला पद ही प्रथम पद होता है। सार्वधातुक जब हमको लेना है तो हमें ऐसे दो लगातार वाले मान लेना है, सरल मान लेना है, जिनको बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर सार्वधातुक प्राप्त होता है। तो ये 7 और 3 सरल दिख रहे हैं, तो इन्हीं कर लेते हैं। सार्वधातुक d बराबर 7 ऋण 3, मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। तो आंसर हो गया प्रथम पद a बराबर ऋण 5 और सार्वधातुक d बराबर 4। चलिए, अथवा देखिए फिर से हमारे पास एक AP दी गई है 8 का, और क्या है AP हमारे पास, फिर से क्या है, चलिए क्या है AP, 21 18 15 टेस्ट 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 का कौन सा पद ऋण 81 है, कौन सा पद ऋण 81 है। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर कितना है, 21 है। सार्वधातुक d बराबर 18 में से 21 को घटा देंगे, कितना बचेगा, ऋण 3 बचेगा। फिर an बराबर, nवा पद है ना, nवा पद an बराबर कितना दिया हुआ है, ऋण 81 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। चलिए हम n ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा n, तो रख देंगे मान, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है। an की वैल्यू है -81, यहाँ देखिए -81 है ना। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू है -3। अब -81 इज इक्वल टू 21, यहाँ हो गया 21, फिर -3n, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा +3। अब इसे हम हल कर देंगे, तो 3n इस तरफ चला गया, 3n बराबर 21 और 3 मिलकर हो गया 24, और ऋण 81 मिलकर हो जाएगा धन 81। 3n बराबर हो जाएगा ये 5 10 105, इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 105 के बटे कौन होगा, 3 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15। कौन सा आएगा, कौन सा पद ऋण 81 होगा, तो नीचे आंसर लिखना पड़ेगा 35वां पद ऋण 81 होगा। 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप है या नहीं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें यह देखने को मिल रहा है कि पहली आकृति समचतुर्भुज है और दूसरी आकृति वर्ग है, मतलब समरूप नहीं है। सबसे पहले हम लिख देंगे आकृतियां समरूप नहीं है, आकृतियां समरूप नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये हो गया, ये पहले वाले का उत्तर है। तो आकृतियां समरूप नहीं है, क्यों, क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं, किंतु कोण समान नहीं है। सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं यहां लिख देते हैं, सम्मुख भुजाएं समानुपाती हैं किंतु सम्मुख कोण बराबर नहीं है। इस तरह से कारण लिख देंगे। यहां देखिए, यहां पर तो सभी सम्मुख कोण बराबर हैं, यहां भी चारों कोण 90 अंश, यहां भी चारों कोण 90 अंश। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर ये, लेकिन भुजाएं देखिए 2 3 2 3, यहां पर 2 2 2 2, तो यहां पर लिख देंगे समरूप नहीं है। ये समरूप क्यों नहीं है भैया, हाँ, तो यहां पर कारण लिखेंगे चूंकि कोण कोण बराबर हैं किंतु भुजाएं समानुपात में नहीं है। तो लिख देते हैं चूंकि कोण, या सम्मुख कोण लिख देते हैं, सम्मुख कोण बराबर है किंतु सम्मुख भुजाएं समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि
दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका अथवा, अथवे में क्या दिया गया है देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले, दिया ही हुआ है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, पहला खाली स्थान में क्या आ जाएगा, बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। 10वां प्रश्न देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखते हैं हल में दिया है क्या दिया है, बिंदु Px1 y1 बराबर, पहला बिंदु क्या दिया हुआ है, ऋण 1 7, फिर Qx2 y2 बराबर कितना दिया हुआ है, x2 y2 बराबर 4 ऋण 3 और m1 अनुपात m2 विभाजक अनुपात कितना है, m1 अनुपात m2 2:3 है। और माना क्या पूछा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना वह बिंदु या विभाजक बिंदु क्या है, r x y है। इतनी चीजें हम हल कर लेंगे, तब पहला बिंदु x क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 4 है, प्लस m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, ऋण 1 है, बटे m1 धन m2 2 धन 3 है। इस तरह से मान रखना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 3 एकम 3 गया, 8 ऋण 3 बटे 5 यानी 5 बटे 5 और कट जाएगा तो 1। पहला बिंदु का भुज क्या प्राप्त हुआ, 1। फिर y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, देखिए m1 कितना है, 2, y2 कितना है, ऋण 3, फिर प्लस m2 3, y1 कितना है, y1 है सर 7 बटे 2 धन 3 कितना हुआ, ऋण 5 धन 21, ये देखिए ऋण 6 है, 2 तिया 6, ऋण 6 धन 21 बटे 5 तो 15 बटे 5 और कटकर कितना आएगा, 3। तो वह बिंदु क्या प्राप्त हुआ हमें, बिंदु RXY क्या प्राप्त हुआ, 1 3 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर है बच्चों। चलिए 10वें का अथवा है, यदि बिंदु A 6 1, B 8 2, C 9 4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं हमारे पास, बिंदु A दिया हुआ है 6 1, फिर B दिया हुआ है 8 2, फिर C दिया हुआ है 9 4 और फिर D दिया हुआ है P3। ये 4 बिंदु दे दिए गए हैं। इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो P का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, हमें पता है, यानी बिंदु O क्या है, AC और BD का मध्य बिंदु है। तो क्या लिख देंगे, यहां विकर्ण AC का मध्य बिंदु कौन है, O है। AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी O है, तो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। यहां भी लिख देंगे विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ये दोनों के निर्देशांक एक ही होंगे। तो देखिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, A और C, ध्यान रखिए A और C मतलब 6 धन 9 बटे 2,
6 धन 9 बटे 2, एक्स एक्स के मान जोड़ दिया, फिर वाई वाई के 1 धन 4 बटे 2 बराबर किसके होंगे? बीडी के मध्य बिंदु के बराबर होंगे। क्या हो जाएगा? 8 धन पी बटे 2 और फिर 2 धन 3 बटे 2, ये बीडी के मध्य बिंदु। एक बार और इसे सरल कर लेंगे, 15 बटे 2, 5 बटे 2, यहां पर हो जाएगा 8 धन पी बटे 2, यहां हो जाएगा 5 बटे 2। अब 5 बटे 2 तो 5 बटे 2 के बराबर है, तो x वाले मानों की तुलना कर लेंगे। सीधे यहां लिख देंगे तुलना करने पर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए यहां 15 बटे 2 8 धन पी बटे 2 के बराबर हो जाएगा। 15 बटे 2 बराबर 8 धन पी बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पक्षांतर होता ना, तो p बराबर हो जाएगा 15 ऋण 8, p बराबर कितना आया? 7। ये हमारा आंसर है, p का मान इस तरह से निकालना है बच्चों। चलिए अब आगे 11वें नंबर का प्रश्न है, बिंदुओं A 5 2, B 4 7, C 7 ऋण 4 को बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल हटा दिए गए हैं बच्चों। अब 12वां प्रश्न क्या है? देखिए साइन A, 12वें प्रश्न में क्या दिया है? साइन A बराबर 3 बटे 4, यानी ऐसा त्रिभुज हमें लेना है जिसमें कोण A न्यून कोण है, तो यहां लिख दिया A B C। तो साइन A बराबर क्या है? 3 बटे 4 है, यानी थीटा की सम्मुख भुजा कितनी है? 3 के, और 4 क्या है? कर्ण है, तो 4 के। ठीक है, अब यहां पर कॉस ए और टेन ए हमें ज्ञात करना है। कॉस ए और टेन ए हमें ज्ञात करना है, ये हो जाएगा यहां पर समकोण। तो हल में हो जाएगा, दिया है, क्या दिया है? साइन ए बराबर 3 बटे 4, तो हमें प्राप्त हो गया कि BC बराबर 3 के और AC बराबर 4 के। AB हमें ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या हो जाएगा? AC का वर्ग AB का वर्ग धन BC के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC का वर्ग यानी 4 के पूरे का वर्ग, AB का वर्ग हमें ना पता, BC का वर्ग कितना है? 3 के पूरे का वर्ग है। तो आप देखिए 4 के पूरे का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 के वर्ग, ये हो जाएगा AB का वर्ग धन 9 के वर्ग। 9 के वर्ग का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो AB वर्ग बराबर हो जाएगा 16 के वर्ग ऋण 9 के वर्ग, कितना हो गया? AB वर्ग बराबर हो जाएगा 7 के वर्ग। जब वर्गमूल लेंगे तो AB बराबर करणी 7 के। करणी 7 के हमें प्राप्त हुआ ये AB की वैल्यू। अब हमें क्या ज्ञात करना है? यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, cos A और tan A परिकलित करना है। तो cos A क्या हो जाएगा? cos A बराबर तो क्या हो जाएगा? A की संलग्न भुजा यानी AB बटे कर्ण, AB बटे AC। ठीक है, क्या हो जाएगा? cos A इज इक्वल टू √7k अपॉन AC कितना है? 4k, k से k कैंसिल, √7/4 आ गया। अब tan A निकालना है। tan A क्या हो जाएगा? A की सम्मुख भुजा यानी BC बटे A की संलग्न भुजा यानी AB, क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 3k बटे करणी 7k, k से k कैंसिल, 3 बटे करणी 7। ये हमारे आंसर आ जाएंगे बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1
तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B को हमें क्या बनाना है, समकोण बनाना है। ठीक है, हमने यहां ले लिया एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है, ये कोण भी समकोण है। अच्छा, अब आगे क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1 दिया हुआ है। tan a बराबर 1 है, तो हल में लिख देंगे, दिया है tan a बराबर 1, tan a क्या हो जाएगा, यानी ये थीटा के सामने की भुजा यानी BC बटे AB। BC बटे AB का मान कितना है, 1, उसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे k, तो 1 के तो क्या हो जाएगा, AB बराबर भी हो जाएगा k, यहां पर तो 1 बटे 1 ही रहने दो, और BC बराबर भी क्या हो जाएगा, k। ये हमें प्राप्त हो गया। तीसरी भुजा AC हमें ज्ञात करना है। AC क्या हो जाएगा, AC तो कर्ण है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k स्क्वायर, और AC बराबर हो जाएगा √2k। तो यहाँ पर k, लेकिन यहाँ पर √2k। ठीक, अब हमें 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 प्रूफ करना है। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो 2 sin a क्या है, sin a लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC, और कॉस ए क्या है, आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC। रख दीजिए वैल्यू, तो 2 इंटू BC मतलब k बटे AC √2k, और फिर AB यानी k और AC √2k, k से k कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन √2, और √2 का गुणा हो जाएगा तो 2 कट के हो जाएगा 1। यही हमारा राइट हैंड साइड है। क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। ये हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है 13 नंबर का प्रश्न, देखिए 13 नंबर का प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, और यहाँ पर 90 अंश का कोण अंतरित हो रहा है। एक वृत्त की कोई जीवा, ये देखिए जीवा है AB, वो केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित कर रही है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल में दिया है क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 अंश। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह बना हुआ है लघु वृत्तखंड, क्या हो जाएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा कोण वाला जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ऋण संगत त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r वर्ग माइनस संगत त्रिभुज OAB। अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में
का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार OA और ऊंचाई OB, ठीक है ना, OA OB। तो रख देंगे मान, थीटा का मान है 90/360 गुणा पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 r² यानी 10 गुणा 10 ऋण। अब यहां पर 1/2 OA की वैल्यू भी है 10, OB की वैल्यू भी है 10, त्रिज्याएं हैं क्योंकि ये दोनों, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है, ये 9 चौके 36, 4 बार कट गया, और यहां पर जब हम काटेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 314 हो जाएगा, 100 का गुणा होगा तो /4 ऋण, यहां पर जब हम इसे काट देंगे तो हो जाएगा 50। अब देखिए क्या होगा, 4 4 सत्ते 28, बचा 3 4 अट्ठे 32, बचा 2 4 पंचे 20, शून्य लगाया तो 78.5 से जब 50 हम कम कर देंगे तो 60 70 78 28.5। अब वर्ग सेंटीमीटर है ना, वृत्तखंड है तो किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा 28.5। अब इसके अथवा का प्रश्न लेते हैं। हाँ, क्या है 13 के अथवा में, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 13 का अथवा है, दिया है, क्या दिया है, वृत्त, हाँ त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त है ना, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ये देखिए आप ऐसा एक वृत्त बना सकते हैं, यहाँ पर 60 अंश का केंद्रीय कोण बना देंगे OAB। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। यहाँ केंद्रीय कोण लिख दीजिए, केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या है, θ/360 2πr रख देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, बटे 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 रख देंगे, 7 × 21। अब यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए 1/6 गुणा 2 तिया 6 गुणा 22, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर लंबाई है ना, इसलिए चाप की लंबाई कितनी प्राप्त हुई, 22 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। 14वां प्रश्न लेते हैं, असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। क्या है असंभव घटना, वह घटना जिसका घटित होना संभव ना हो असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो असंभव घटना कहलाती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रारंभिक घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। जैसे हमने एक पासे को फेंका तो कुल परिणाम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रारंभिक घटनाएं कौन सी होंगी, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। तो एक ही परिणाम हो तो पहली प्रारंभिक घटना E1 1 है, दूसरी प्रारंभिक घटना E2 केवल एक ही परिणाम है 2, E3 में केवल एक ही परिणाम है 3, E4 में केवल एक ही परिणाम है 4, E5 में केवल एक ही परिणाम है 5 और E6 में केवल एक ही परिणाम है 6। यानी वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, सभी की प्रायिकता 1/6। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। समझ गए बच्चों, यानी वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है प्रारंभिक घटना कहलाती है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो हम यहाँ परिभाषा में लिख देंगे, किसी प्रयोग की वह घटना
जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये भी लिखना है। 15वां प्रश्न लेते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? परिकलित कीजिए कि एक इक्का नहीं है। इक्का नहीं है तो हल में हो जाएगा, ताश की गड्डी में कुल पत्ते, गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। कुल पत्ते हैं 52 हो गए। तो यहां पर लिख देंगे आप चाहो तो NS बराबर 52, NS बराबर 52। ठीक है। अब इक्का नहीं है, इक्का पत्ता जो निकालेंगे वो इक्का ना होने की प्रायिकता। इक्कों की संख्या कितनी है? इक्कों की संख्या कितनी है? 4 है। तो इक्का ना होने वाले पत्ते कितने हैं? इक्का ना होने वाले पत्ते कितने हैं? 52 ऋण 4 बराबर 48। तो ये क्या है? NE है। NE है 52 ऋण 4 बराबर 48। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता PE। प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा? NE बटे NS। NE बटे NS। तो यहां पर हो जाएगा इक्का ना होने वाले अंक कितने हैं? 48 और NS कितने हैं? 52। तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 12 बटे 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। जो पत्ते इक्का नहीं है हमने उन्हें निकाल लिया, फिर उनके होने की प्रायिकता निकल गई 12 बटे 13। इसका अथवा में प्रश्न देखिए, एक P हमें दिया गया है, एक प्रायिकता दी गई है 0.06। प्रायिकता क्या दी हुई है 15 के अथवा में? 0.06। हाँ, PE बराबर दिया है, लिख देंगे, दिया है P बराबर 0.06। अब हमें क्या ज्ञात करना है? E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो P धन PE नहीं बराबर कितना होता है? 1 होता है। P कितना है? 0.06 है, धन PE नहीं हमें ज्ञात करना है बराबर 1। तो क्या हो जाएगा? PE नहीं बराबर क्या हो जाएगा? 1 को हम दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है। 1.00 में से क्या घट जाएगा? इधर से पक्षांतर होके, यहां से पक्षांतर होके घट जाएगा 0.06। घटा दीजिए, यहां से 1 उधार ले गए 10 हो गया, फिर उधर उधार ले गए, यहाँ 9, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 0 गया तो 9 और ये 0.9694 हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है। अब यहां पर 16वां प्रश्न देखिए, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडन द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है? इनके मूल ज्ञात करना है। तो चलिए ले लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है भैया? यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमें गुणनखंडन द्वारा हल करना है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 2 छिंग 12। तो यहां पर हमें 2x स्क्वायर प्लस x का गुणांक कितना है? 1। उसके लिए जगह छोड़ देंगे, अंतिम पद के सामने का चिन्ह यहां लगा देंगे, x ऋण 6 बराबर 0। अब हमें 12 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका अंतर 1 हो। तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, है ना? तो क्या हो जाएगा? देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 का x से हुआ तो 4x माइनस 3 का x से हुआ तो 3x, फिर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल गया? 2x, तो अंदर बचेगा 2x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2। यहां से माइनस 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों में देखिए x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 को निकाल लिया कॉमन, अंदर बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब लेंगे पहले वाले को, जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2।
तथा जब दूसरे वाले को जब हमने लिया तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 और 3/2। ये हमारे 16वें का आंसर है बच्चों। अब देखिए 16वें का अथवा लेते हैं। क्या है 16 का अथवा? हाँ पढ़िए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, फिर से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और इस क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो लिखना पड़ेगा उपरोक्त समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। जब व्यापक द्विघात समीकरण से हम तुलना कर देंगे तो हमें a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2, b बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा -3 और c बराबर प्राप्त हो जाएगा 5। 2 ऋण 3 5। अब हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर निकालना होता है। क्या हो जाएगा, विविक्त कर, विविक्त कर d बराबर क्या होता है b वर्ग ऋण 4ac। चलिए रख देते हैं मान b मतलब ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है 5 है। ऋण 3 का वर्ग धन 9 आ गया, ऋण 5 दूनी 10 चौके 40 बराबर ऋण 31 प्राप्त हुआ। ऋण 31 क्या है, d से छोटा है, सॉरी ऋण 31 क्या है 0 से छोटा है, यानी ऋण 31 0 से छोटा है, इसका मतलब d इज लेस देन 0 और d 0 से छोटा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि समीकरण निकाय के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें मूलों की प्रकृति निकालनी होती है। अच्छा, ये यहां पर आ गए हम 17वें सवाल की ओर। हमें एक एपी दी गई है का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो यहां पर देखिए 17वां सवाल हमें दिया हुआ है एपी है ना 3 8 13 डैश 18 डैश डैश डैश, इधर कहीं पे हमें 78 मिलना है। तो कौन सा पद है, एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिया है ए बराबर कितना है 3, डी बराबर 8 में से 3 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा। ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वांतर, है ना। अब हमें क्या दिया हुआ है ए एन, एनवा पद भी दिया हुआ है कौन 78। तो सूत्र क्या है, ए एन बराबर सूत्र लगा देंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 5 है और an कितना है 78 है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 78 बराबर 3 धन 5 का n से गुणा हुआ 5 ऋण 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा 3 में से 5 जाएगा तो ऋण 2 धन 5 n 78 है। तो ऋण 2 का जब हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 78 और 2 मिलके 80 हो जाएगा, है ना। तो n बराबर हो जाएगा 80/5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30। तो n बराबर कितना आया 16 आया, 16वां पद 78 होगा। ये हमारा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा देखते हैं। क्या है देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां पर हम ले लेंगे हल। हल किसका है 17 के अथवा का है। तो यहां पर दिया है हाँ क्या है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और ऋण 8 है। तो पहले माना प्रथम पद एपी का प्रथम पद, एपी का
लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का। अथवा यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो 17 के अथवा को हम हल करते हैं। माना एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वांतर डी है। सार्वांतर क्या है? डी है। प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है। तब क्या हो जाएगा? तीसरा पद यानी A3 की वैल्यू कितनी दी गई है? A3 4 है। A3 4 है यानी A + 2D = 4। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया हुआ है? 9वें पद मतलब A9 कितना दिया गया है? ऋण 8 है यानी A + 8D का मान कितना है? ऋण 8 है। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, 2 में से 1 को घटा देंगे तो A + 8D = -8। ये क्या है? समीकरण 2 है। और समीकरण 1 क्या है? A + 2D = 4। अब घटा देंगे तो माइनस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों A से A कैंसिल हो जाएगा। 8D में से अब ये 2D धन का ना रह के ऋण का हो गया। 6D बचे। 6D और ऋण 8 और ऋण 4 मिलकर हो गया ऋण 12। तो D बराबर हो जाएगा ऋण 2। ऋण 12 के बटे 6 मतलब ऋण 2। अब D का मान हमें ऋण 2 प्राप्त हो गया। तो कौन सा पद शून्य है? तो हमें पता an कब शून्य हो जाएगा? तो n बराबर 0। तो यहां पर हो जाएगा A + n - 1D = 0। A की वैल्यू, अभी D की वैल्यू ऋण 2 प्राप्त हुई है। अब हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? A की। तो D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण कहाँ रख देंगे? 1 में रख देंगे D के मान को। तो रख दो समीकरण 1 में, यहाँ पर D के मान को रख देंगे। D का मान कितना है? D का मान देखो यहाँ पर ऋण 2 है। तो A + 2 × -2 = 4। तो A = कितना हो जाएगा? -4 = 4। A = 8। A का मान कितना आया? 8 आया। तो रख देंगे। A का मान आया 8n - 1। D का मान कितना आया? -2 = 0। क्या हो जाएगा? 8 प्लस, देखिए 8 -2 का गुणा n से हो जाएगा तो -2n, फिर माइनस माइनस का +2 = 0। तो 10 = 2n और n = 10/2 हो जाएगा। तो कौन सा पद? 5वां पद क्या होगा? शून्य होगा। 5वां पद शून्य होगा बच्चों। ये है हमारा 17 का अथवा। 18वां प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? यहां पर देखिए, चलिए यहां पर हम 18वां प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB = AE/AC। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या कर रहा है? यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC ले लिया, ये ले लिया मैंने त्रिभुज ABC की भुजाओं को कोई रेखा D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए क्या कर रही है? एक समान अनुपात में विभाजित करे। देखिए D और E में प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर है। तो सिद्ध करना है AD/AB = AE/AC। तो क्या हो जाएगा? DE समांतर BC, अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता, क्या कह रहे हैं? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD/DB = AE/AC हो जाता है। AD/DB = AE/AC होता है ना। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे उल्टा, व्युत्क्रम कर देंगे और फिर एक जोड़ के फिर से जैसे का वैसा कर देंगे। बस इतना सा है इस सवाल में। दोनों पक्षों में उल्टा कर दो। पहले तो DB जाएगा ऊपर, AD आएगा नीचे, EC जाएगा ऊपर, AE आएगा नीचे। अब दोनों पक्षों में क्या जोड़ देंगे? 1। उल्टा करके क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा?
DB में 1 जोड़ेंगे तो ये AD चला जाएगा बटे AD, बराबर EC में 1 जोड़ेंगे तो ये AE चला जाएगा बटे AE। अब हमें देखना है कि DB और AD को जोड़ेंगे तो क्या होगा, DB और AD को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, पूरा AB बन जाएगा। तो AB बटे AD हो गया। यहाँ पर देखिए EC और AE को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। AC बटे AE हो गया। अब हमको क्या करना है, पुनः हमने जो उल्टा किए थे उसको फिर से सीधा कर देना है। फिर से इंप्लाइज लगा दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, AD जाएगा ऊपर, AB आएगा नीचे, AE जाएगा ऊपर और AC आएगा नीचे। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों, है ना, बहुत आसान। अब यहाँ पर देखिए 18 का अथवा क्या कह रहा है। 18 का अथवा वास्तव में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करना है इसमें हमें। तो देखिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय तो आपको आता है सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर हल में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की अन्य दो भुजाओं को एक समांतर रेखा खींच दिया L, और ये B और C पर प्रतिच्छेद D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें क्या है, हमें ज्ञात है लिखना है। सबसे पहले ज्ञात है त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है, BC है। DE समांतर BC है। तो हमें और इसमें क्या दिया हुआ है, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमें ये करना है, DE समांतर BC है ना। तो BC के समांतर हमने DE खींचा है ना। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जब ऐसी स्थिति है तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर पूरी लाइन आप लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा L खींचते हैं जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा भी लिखेंगे। अब हमें रचना करना है। रचना कैसे करेंगे, देखिए ये जो AB है इस पर हम एक लंब डालेंगे E से हम एक लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ED, ठीक है। और यहाँ B से एक लंब डालेंगे AC पर, D से एक लंब डालेंगे AC पर DM, ठीक है, EN और DM। इस तरह से हम लंब डाल देंगे। यहाँ पर तो हम लिख देंगे कि EN लंब AB एवं DM लंब AC खींचते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, B को E से एवं C को, देखो B को किससे मिला दिया, E से, और C को D से मिलाते हैं। अब देखिए C को D से ये मिला दिया है ना, इनको आपस में मिला दिया। डॉट डॉट वाली लाइन से भी आप मिला सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लेना है उपपत्ति, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल लेना है। किस तरह के क्षेत्रफल लेना है आप ध्यान दीजिएगा। हमें एक बार पहला क्षेत्रफल ADE लेना है दोनों बार, और दूसरा क्षेत्रफल इसी आधार DE पर एक बार BDE और एक बार लेना है CDE। बहुत आसान है। तो हमें क्या लेना है, ऐसे देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B। फिर नीचे भी हमें लिखना है क्षेत्रफल त्रिभुज A और नीचे लिख दिया क्षेत्रफल त्रिभुज C। बहुत आसान है। देखिए इस तरह से ट्रिक से हमको करना है। ADE सब में DE लिखना है, BDE ADE
और CDE, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बस हमें लेना है। क्या हो जाएगा, ADE यानी 1/2, ADE में देखिए ADE 1/2, आधार क्या है AD है और ऊंचाई क्या है EN है, ऊंचाई क्या है EN है। यहां पर देखिए त्रिभुज BDE में BDE के लिए भी ऊंचाई क्या है EN ही है। अब आधार कौन है DB है, 1/2, आधार कौन है DB है और ऊंचाई EN ही है। तो EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AD/DB हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। पहला समीकरण से हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए और दूसरे समीकरण से हमें राइट हैंड साइड चाहिए। तो दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ADE फिर से हमें लेना है 1/2, अब लेकिन उस तरफ का आधार लेना है। आधार क्या लेना है AE और ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहां पर हमने कौन सी ऊंचाई ली है DM, तो DM यहां पर ऊंचाई हो जाएगी। यहां भी देखिए 1/2 इस तरफ की लाइन लेना है ना अब हमको। तो CDE त्रिभुज की बात हो रही है। CDE त्रिभुज के लिए ऊंचाई आधार कौन है EC और ऊंचाई तो इसके लिए भी क्या है DM ही है। तो ऊंचाई से ऊंचाई कैंसिल हो जाएगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा AE/EC। अब हम क्या जानते हैं, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है, केवल BDE और CDE बराबर कर दें तो, है ना। क्या कर देंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज BDE वास्तव में क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के बराबर है। बोले क्यों बराबर है, क्योंकि BDE हो चाहे CDE हो, दोनों BC और DE समांतर रेखाओं के बीच बने, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, BC समांतर DE के मध्य बने त्रिभुज हैं। क्या है ये, मध्य बने त्रिभुज हैं। जब मध्य में बने हुए त्रिभुज हैं ये दो समांतर रेखाओं के बीच के, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो ये समीकरण 1 था सबसे ऊपर वाला, ये दूसरा हो जाएगा। अतः समीकरण 1 एवं 2 से, और इसको यदि आप समीकरण नंबर 3 दे दें, समीकरण 1, 2 एवं 3 से, 1, 2 एवं 3 से, तीनों बातें जब हमने दिया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC, और ये हो जाएगा सिद्ध। बच्चों थेल्स प्रमेय सिद्ध करना इतना आसान है। 19वें नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। हम सबसे पहले वृत्त ले लेंगे, बड़ा वृत्त ले लिया हमने सबसे पहले एक, और वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है बिंदु P पर, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब हमें सिद्ध करना है AP बराबर BP। तो देखिए यहाँ पर AP बराबर BP, हमें दो बातें यहाँ पर लिखनी होंगी। हमें दो बातें कौन कौन सी लिखनी होगी, सबसे पहले हमें लिखना होगा, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में OP लंब है किस पर, AB पर, OP AB पर लंब है। फिर दूसरी बात हमें लिखना है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित करता है, इसका मतलब है कि जो AP है वो BP के बराबर है। इस तरह से हमें ये दो प्रमेय का इस्तेमाल करके इसे सिद्ध करना है। बच्चों कौन कौन सी दो प्रमेय का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले हमें लिखना है
कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ओपी लंब AB। और फिर लिखना है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी AP बराबर BP। और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सिद्ध। चलिए अब इसका अथवा लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है अथवा वाला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसी बात को हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करना है? हमने एक O केंद्र वाला एक वृत्त ले लिया और फिर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा XY खींचा और स्पर्श बिंदु कौन है? P है। तो हम यहाँ पर P के अतिरिक्त एक और बिंदु XY पर ले लेते हैं, वो बिंदु Q है। अब हम देख रहे हैं तो बिंदु P के अतिरिक्त रेखा XY पर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो वृत्त पर हो या वृत्त के अंदर हो। सभी बिंदु P के अतिरिक्त XY रेखा के सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हैं। अतः वृत्त को छूने वाला कौन है? बिंदु P है, यानी बिंदु P केंद्र O का निकटतम बिंदु है। और निकटतम बिंदु होने के कारण XY की जो दूरी है वो OP जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी है। इसलिए न्यूनतम दूरी किसी रेखा पर, किसी बिंदु की किसी रेखा से न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। अतः सिद्ध होता है कि OP जो है वो XY स्पर्श रेखा पर लंब है। इस तरह से आपको इसे हल करना है बच्चों। अब यहां पर देखिए 21वें नंबर पर, यहां पर 20वें नंबर पर आ गए हम। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब हमें यहां पर समीकरण के युग्म दिए हैं, उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। पहला समीकरण का युग्म क्या है? 3x धन y बराबर 10। और दूसरा समीकरण का युग्म है 2x धन 2y बराबर 12। अब देखिए यहां पर हमको गुणांक बराबर करना है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6। समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, 2y और 10 दूनी 20 हो जाएगा। और जब हम इसे घटा देंगे तो ये धन का ऋण और धन का ऋण हो जाएगा। 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 20 में से 12 गए तो 8x बराबर 8/4 यानी 2। अब x के मान को आपको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? 3x धन y बराबर 10 है। यहां पर रख देंगे x के मान को 2, तो 2 गुणा, देखिए 3 गुणा 2 धन y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 3 दूनी 6, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4। आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 4। इस तरह से हमें विलोपन विधि से हल करना आना चाहिए बच्चों। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं। ये देखिए ये विलोपन विधि से हल हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू निकल गई है ना, और फिर यहाँ पर y की वैल्यू निकल गई है ना, x बराबर 2 और y बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब इसके अथवा का प्रश्न लेते हैं। अथवा का प्रश्न देखिए क्या है? अथवा का प्रश्न देखिए यहां पर क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहां पर हमारे पास 2 समीकरण है, x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 4। अब हमें इसे क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जो सरल समीकरण है, तो हमने क्या किया? x धन y बराबर 5 जो सरल समीकरण है, यहां से y के मान को अकेला कर दिया, 5 ऋण x हो गया। ये समीकरण हमारा 3 प्राप्त हुआ। इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया। किस मान को प्रतिस्थापित कर दिया? या तो आप y को अकेला कर दो या x को भी अकेला कर सकते हैं। x को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा? x को अकेला करेंगे तो x बराबर 5 ऋण y, जैसे कि यहाँ पर x को अकेला किया गया है। अब इस x को अकेला कर दिया
तो x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। इस तरह से प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा? y का मान प्राप्त हो गया 6/5। अब इस y के मान को यहां पर मान लो हमें क्या प्राप्त हो गया, y का मान 6/5। इसको समीकरण, ये जो हमारा समीकरण 3 है, 1 2 3 किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए। अब यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 ऋण 6/5, तो x बराबर हो जाएगा 5 25 ऋण 6/5, तो x बराबर हो जाएगा 19/5। उत्तर क्या हो जाएगा, 6/5 और 19/5। इस तरह से हमें प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना आना चाहिए बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। 21वां सवाल रचनाओं से संबंधित है। रचना चैप्टर अब हमारा हटा दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 22वां सवाल। चलिए अब 22वां सवाल लेते हैं। क्या है 22वां सवाल, देखिए यहां पर, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। ये क्या है, उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती। सही में अब उतना भाग और कांच का है तो वो भाग में अब जूस कम आ रहा है ना, कांच से भरा हुआ है वो, तो जूस कहां से भरेगा उसमें। तो यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, गिलास की आभासी धारिता और इट्स एक्चुअल, ये देखिए, हाँ, एफरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैटेगरी। यहाँ या नहीं आएगा और आएगा, आभासी धारिता भी और वास्तविक धारिता भी ज्ञात कीजिए। आभास तो हमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा जूस आया होगा, मतलब पूरे बेलन का आयतन आप निकालोगे तो क्या कहलाएगी, आभासी धारिता कहलाएगी। लेकिन उसमें जो अर्धगोले के आयतन के बराबर का कांच ही डला हुआ है, उसको जब हम अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे पूरे बेलन के आयतन में से, तो उसकी वास्तविक धारिता निकल जाएगी। बहुत इजी है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, चूंकि गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, हमें पता है, तो आभासी धारिता हमको ऐसा लग रहा है कि गिलास तो पूरा बेलनाकार है, ऐसा हमें आभास हो रहा है। तो उसकी आभासी धारिता यानी बेलन का आयतन 3.14 पाई का मान रख दिया, और आर स्क्वायर यानी 2.5 और ऊंचाई हो गई 10। 5 है उसकी व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर है। 196.25 वर्ग सेंटीमीटर हमें आभासी धारिता प्राप्त हुई। वास्तविक धारिता कितनी है, वास्तविक धारिता क्या रहेगी, आभासी धारिता में से अर्धगोले के आयतन के बराबर जो कांच लगा हुआ है उसके आयतन को घटा देंगे। अर्धगोले के आयतन को हमने घटा दिया बेलन के आयतन में से या आभासी धारिता में से, तो 196.25 में से अब अर्धगोले का आयतन क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ घात 3 रखिएगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब को जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 196.25 ऋण 32.71, तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा 163.54 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा, 163.54 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर लिखना है, यहां पर वर्ग सेंटीमीटर नहीं, यहाँ घात 3 है और यहाँ पर घन सेंटीमीटर है बच्चों। वास्तविक धारिता 163.54 घन सेंटीमीटर। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन पर। 22 का अथवा क्या कह रहा है, 22 का अथवा, चलिए हम यहां ले लेते हैं ये 22 का अथवा मॉडल। अब यहां पर देखिए
मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। अब एक बच्चे ने इसे गोले के आधार आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले क्या था? शंकु था, और शंकु को किस में बदल दिया बच्चे ने? गोले में बदल दिया। तो देखिए, शंकु का आयतन सबसे पहले हम निकालेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू है यहाँ 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो उसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो हमें गोले की त्रिज्या ही तो ज्ञात करना है। तो हमें ये पता है कि शंकु से ही क्या बना है? गोला बना है। इसलिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन 1/3 पाई r वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों में मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r क्यूब 4 इंटू आर क्यूब है और 6 इंटू 4। तो यहां हो जाएगा r की घात 3 बराबर 6 की घात 3, यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23 क्या है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है। 500 से 520 तक दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12 है। 520 से 540 वाले 14 हैं। 540 से 560 वाले 8 हैं। 560 से 580 वाले 6 हैं और 580 से 600 रुपए पाने वाले 10 श्रमिक हैं। तो सबसे पहले यहाँ दी गई है दैनिक मजदूरी और यहाँ पर श्रमिकों की संख्या। ये तो हमें पहले से दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम या तो तीसरे नंबर के कॉलम में लिख सकते थे मध्य बिंदु xi। मध्य बिंदु xi क्या होता है? 500 और 520 का मध्य बिंदु 510 है, फिर यहाँ 530, फिर 550, 570, 580 और 600 के बीच में 590 है। ये xi निकल गया और ये श्रमिकों की संख्या कहलाती है fi। fi और xi का गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ 510 गुणा 12 6120, 530 गुणा 14 7420, 550 गुणा 8 6400, 570 गुणा 6 3420, 590 गुणा 10 5900 हमें प्राप्त हो गया। तो हमें पता चला है कि श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? 50 है, यानी सिग्मा fi 50 है। और यहां पर जो प्राप्त हुआ है fi और xi का गुणा fi इंटू xi, तो उनके सारे fi इंटू xi का योगफल सिग्मा fi इंटू xi होगा, जो कि 27260 है। तो हमें फार्मूला क्या है? श्रमिकों की दैनिक माध्य मजदूरी क्या हो जाएगी? x बार बराबर सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi हम यहाँ रख देंगे बच्चों। जब हमने यहाँ ऐसा रख दिया तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? 27,260 बटे 50 जब हम करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 का भाग देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 545.2 या 545.20 रुपए हमें प्रत्येक मजदूर की माध्य दैनिक मजदूरी प्राप्त हुई। ठीक है, अब अथवा में जो प्रश्न है उसे देखते हैं। नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाती है। मैच जो होते हैं उनमें कितने गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं, कितनी विकेट लिए हैं? उपयुक्त विधि चुनते हुए निम्न लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए, तो विकेटों की संख्या 20 से 60 तक विकेट लेने वाले गेंदबाज कितने हैं? 7 हैं। 60 से 100 तक विकेट लेने वाले 5 हैं। 100 से 150 लेने वाले 16 हैं। 150 से 250 लेने वाले 12 हैं।
250 से 350 लेने वाले 2 हैं और 350 से 450 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले 3 गेंदबाज हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर लिए गए विकेटों की संख्या सबसे पहले आ गई, फिर गेंदबाजों की संख्या उसके बाद आ गई। अब हमने विकेटों का मध्य बिंदु यानी XI ले लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया XI और FI इंटू XI का गुणा करके हम सीधे सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसे कल्पित माध्य विधि से हल किया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर XI के बाद निकाला गया DI, है ना। कल्पित माध्य के लिए क्या निकाला जाता है, DI। तो DI निकालने के लिए बीच के किसी मान को हमने क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया, A मान लिया। बीच के किसी मान को क्या मान लिया, A। यहाँ पर 200 को क्या मान लिया गया है, A मान लिया गया है। अब 40 में से 200 घटाएंगे तो एक ऋण 160, 40 में 80 में से 200 घटाएंगे तो ऋण 120, 200 में से 200 घटाएंगे 0 और 300 में से 200 घटाएंगे 100, 400 में से 200 घटाएंगे 200 और यदि इसका योग कर लेते तो यह होती कल्पित माध्य विधि। लेकिन हमने इसके बाद भी फिर से उसको छोटा किया है, यानी अब सिग्मा UI की जरूरत पड़ रही है हमको। देखिए यहां पर FI इंटू UI कर रहे हैं हम, तो वो कहलाती है पग विचलन विधि। यानी कल्पित माध्य A कम करने के बाद भी यदि मान छोटा नहीं होता है तो हम उसे पग विचलन विधि से करते हैं, जिसमें एक वर्ग अंतराल H लेकर H का भाग दिया जाता है। तो देखिए हमने वर्ग अंतराल H यहाँ पर क्या ले लिया, 20 ले लिया। यानी हमें इस पूरे में ऋण 160 में 20 का भाग दिया, ऋण 8 आया। ऋण 120 में 20 का दिया, ऋण 6 आया। ऋण 75 में दिया, ऋण 3.75 आया। और 0 में दिया तो 0 आया, 100 में दिया तो 5 आया और 200 में 20 का भाग दिया तो 10 आया। अब हमें UI मिल गया। ये हमें क्या मिला है, UI। तो UI और ये कौन है, गेंदबाजों की संख्या FI और UI का जब गुणा करेंगे तो FI इंटू UI निकलेगा। और FI इंटू UI देखिए निकला ये 7 का गुणा ऋण 8 से हुआ तो ऋण 56, 5 का गुणा ऋण 6 से हुआ तो ऋण 30, 16 का ऋण 3.25 से हुआ, 75 से हुआ तो ऋण 60 आया। 12 का 0 से हुआ तो 0 आया, 2 का 5 से हुआ तो 10 आया, 3 का 30 से हुआ तो 3 का 10 से हुआ तो 30 आया। अब जब हम इन्हें पूरों को जोड़ देंगे तो सिग्मा FI इंटू UI प्राप्त हुआ। तो हमें फार्मूला कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का क्या लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, A घटाया था तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सिग्मा FI इंटू UI, सिग्मा FI इंटू UI बटे सिग्मा FI निकाल देंगे। इसके बाद हमने H का क्या किया था, भाग दिया था, इसलिए H का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहां पर हमने A प्लस H का गुणा कर दिया। सिग्मा FI इंटू UI ऋण 110 आया बटे सिग्मा FI 45 आया। और जब हमने इस 200 तो 200 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसे हल करेंगे तो ऋण 47.11 आ जाएगा और 200 में से 47.11 आएगा तो 152.89 प्राप्त हुआ। यानी 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट में 152.89 की औसत से विकेट लिए। तो बच्चों 2022 की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा का हल यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।